आज हम इतिहास विषय को प्रारंभ करने वाले हैं और इस इतिहास विषय में हम हमारा जो कक्षा 9th का या क्लास 9th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रांसीसी क्रांति है। तो फ्रांसीसी क्रांति को हम आज प्रारंभ करेंगे। देखिए, इतिहास को पढ़ने का सबसे सरल तरीका यही है कि हम इतिहास को किसी फिल्म के जैसे देखें या उसको फिल्म के जैसे समझने की कोशिश करें। जैसे आप एक हॉलीवुड की फिल्म देख के आते हैं, उस हॉलीवुड की फिल्म में भी देखा होगा, उसमें राजा होता है या उसकी पत्नी रानी होती है, उसकी जनता होती है। कभी कभी वो जनता उस राजा से बहुत प्यार भी करती है, कभी कभी उसके खिलाफ भी होती है। तो इसी प्रकार की हम फिल्मों में भी ये स्टोरीज देखते हैं और फिल्में बहुत सी ऐसी फिल्में भी हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों पर ही बनी है। तो फिर क्या कारण है कि हमें फिल्मों की स्टोरी तो याद रहती है लेकिन हम इतिहास को भूल जाते हैं जो हमारी कक्षा में पढ़ाया जाता है। तो उसको पढ़ने का या उसको याद रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है हमको, हम उसको किसी भी इस प्रकार से ना लें, उसको किसी भी प्रकार की हमको ये पढ़ाया जा रहा है, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। आप सिर्फ उसको ये देखें कि ये जो इतिहास चल रहा है ये हमारे सामने कोई एक फिल्म चल रही है, कोई एक स्टोरी चल रही है और मैं कोई स्टोरी टेलर हूँ, आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो बिल्कुल मेरे साथ एक लंबी स्टोरी पे चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, डेट नीचे लिखी हुई है, 1789 ईस्वी को प्रारंभ हुई, 1789 को। देखिए हुई कैसे, मतलब आपका जो पहला चैप्टर है, आप जो अपनी बुक खोलकर देखेंगे तो उसमें लिखा होगा फ्रांसीसी क्रांति और सबसे पहले एक डेट लिखी हुई 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को प्रारंभ हुई। देखिए, फ्रांस का एक शहर था पेरिस, आज भी बहुत फेमस शहर है पेरिस। तो पेरिस में एक अफवाह फैल गई 14 जुलाई 1789 ईस्वी को सुबह ही कि यहाँ का जो राजा है, और उस समय राजा कौन था? लुई 16। उस राजा का नाम क्या था? लुई 16। देखिए, जैसे हमारे भारत में या जो देखे होंगे कुछ वंश हुए हमारे भारत में, तो उनमें एक ही नाम के कई भी राजा हो जाते थे। तो हम उनको किस प्रकार से गौरते थे? जैसे आपने गुप्ता वंश में देखा होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। तो हम ये प्रथम द्वितीय क्यों लगाते हैं? ताकि उन दोनों के बीच में हम ये पहचान कर सकें कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, या इसका काल कौन सा था, या इसके कार्य कौन से थे। अगर मैं कहने लगूं चंद्रगुप्त ने ये कार्य किया, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे उन दोनों के बीच में कि कौन से चंद्रगुप्त ने कौन सा कार्य किया। और मैं कहता हूं चंद्रगुप्त प्रथम ने ये कार्य किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये कार्य किया, तो दोनों के बीच में हमने क्या कर दिया? एक विभाजन रेखा खींच दी। अब हम उन दोनों के कार्यों को आराम से समझ सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन से किए थे, द्वितीय ने कौन से किए। इसीलिए यहाँ पर ये 14वां, 15वां, 16वां देखने को मिलेगा आपको। तो जिस समय ये फ्रांस की क्रांति हो रही है, उस समय जो फ्रांस का सम्राट है या फ्रांस का राजा है वो कौन है? लुई 16। आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आप बस इतना देखें कि एक फिल्म है, उसका हीरो कौन है? लुई 16 है, मतलब राजा जो है वो लुई 16। ठीक, लुई 16 ने, मतलब आप समझ सकते हैं कि 14 जुलाई की जो घटना हम बताने जा रहे हैं, 14 जुलाई को पूरे पेरिस में ये अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को नगर में घुसने का आदेश दे दिया है और गोलियां चलाने का भी आदेश दिया गया है कि जो व्यक्ति, जो आम जनसाधारण लोग हैं, उन पर गोलियां चला दी जाए। इसीलिए वहां के जो नागरिक थे वो सब इकट्ठा हुए। एक टाउन हॉल पड़ता था पेरिस में। टाउन हॉल ज्यादातर होते ही हैं, बड़े बड़े शहर थे, अंग्रेजों ने भी हमारे यहाँ पर आकर बहुत सारे टाउन हॉल बनाए।
आप किसी बड़े शहर में जाएंगे तो आपको वहां पर टाउन हॉल जरूर मिलेगा। टाउन हॉल ऐसा समझ लीजिए किसी शहर में एक ऐसी जगह या एक ऐसे स्थान का निर्माण कर देना जहां पर सब लोग इकट्ठा हो सके या सब लोगों की बैठक वगैरह आयोजित की जा सके। इस तरीके से ये टाउन हॉलों का काम किया जा रहा है। तो उस टाउन हॉल में सभी महिलाएं तथा पुरुष उनकी संख्या लगभग 7,000 की जाती। कितनी संख्या थी उनकी? 7,000 महिलाएं और पुरुष जाकर इकट्ठा हुए और उन्होंने ये विचार किया कि अगर राजा हमारे ऊपर हमला कर रहा है, राजा ने सैनिकों को शहर में प्रवेश दे दिया और उनको हमारे ऊपर गोली चलाने के आदेश दे दिए, तो हम उनका सामना कैसे करेंगे? ये समस्या सबसे बड़ी थी। तो उनका सामना करने के लिए 7,000 महिलाओं तथा पुरुषों ने मिलकर के एक अपनी जनसेना तैयार करी। जनसेना समझते हो? मतलब जो आम नागरिक मिलकर के अपनी एक सेना के तैयार कर ले, जनसेना तैयार हुई। इस जनसेना ने सरकारी भवनों में प्रवेश किया, सरकारी भवनों को लूटना पड़ा। जितने भी सरकारी भवन थे फ्रांस में, सरकारी भवनों को टारगेट क्यों किया? देखिए, ये हमने बताया कि अगर राजा के सैनिक शहर में प्रवेश कर जाते तो उनसे मुकाबला करने के लिए उन्होंने जनसेना का तो निर्माण कर लिया वहां के नागरिकों ने, लेकिन आप उनसे हाथों से थोड़ा लड़ेंगे, उसके लिए हथियार चाहिए। तो हथियार रातों रात तो बना नहीं सकते। तो एक ही उसका तरीका बचता है कि सरकारी खजाने से या सरकार के मतलब जो वहां के राजा के जो हथियार थे उनको लूट लिया जाए। इसलिए उन्होंने सभी सरकारी भवनों में प्रवेश करके वहां पर लूटा। और ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते पेरिस शहर के पूर्वी भाग में पहुंचे। कहां पहुंचे? पेरिस शहर के पूर्वी भाग में। यहां पर एक किला पड़ता था जिसका नाम था बास्तील का किला। क्या नाम था इसका? बास्तील का किला। ये जो बास्तील का किला था, ये राजा की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक के रूप में था। राजा अपनी मनमानी करता था। देखो, ये जो क्रांति है फ्रांस की क्रांति है ही इसीलिए कि यहाँ के लोगों ने वहां के जो राजा थे लुई 16 या लुई 15 या उससे पहले जो भी हुए, उनकी निरंकुश शक्तियों का विरोध किया। निरंकुश समझते हैं? जिस पर किसी का अंकुश ना हो। राजा के जो मन में आया वही कानून हो गया। तो ऐसी निरंकुश शक्तियों पर के विरोध में ये फ्रांस की क्रांति हुई। अब बास्तील के किले में एक जेल भी बनी थी। उस जेल में जो राजा के अनुसार या राजा के खिलाफ जाता था उनको कैद कर लिया जाता था। तो ये जो बास्तील का किला था उसके अंदर जो जेल थी वो सब क्या थे? राजा की निरंकुश शक्तियों के प्रतीक के रूप में देख रहे थे उनको लोग उस बास्तील के किले से घृणा करते थे। बहुत ज्यादा घृणा थी उनके मन में भरी हुई। तो लोगों ने, जब आप देखिए, आप के सामने कोई ऐसी वस्तु दे दी जाए आपको जिससे आप बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, आप उसको देखना नहीं चाहते, या वैसा कोई व्यक्ति आ जाए जिससे आप बहुत घृणा करते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसको मारेंगे, पीटेंगे, या कोई अगर वस्तु हुई तो हो सकता है आप उसको तोड़ दें। तो सेम कार्य फ्रांस के नागरिकों ने भी, फ्रांस के लोगों ने भी किया। लोगों ने क्या किया? बास्तील के किले को ढहा दिया, पूरा ढहा दिया गया। किले का नामो निशान नहीं बचा। उसके अंदर की जो जेल थी उसको भी ढहा दिया और उस जेल के अंदर जो कैदी थे उनको भी आजाद करा दिया। कैदियों को मजा आ गई, फ्री में आजाद हो गए, है ना। तो उसमें बहुत ज्यादा कैदी तो नहीं थे, मात्र
7 कैदी थे जिनको आजाद कराया गया। ये एक दो बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बास्तील के किले में से कितने कैदियों को आजाद कराया गया था? तो आप उसको उत्तर दे सकते हैं, कितने हो जाएंगे? 7 कैदी थे, है ना। और फिर ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि बास्तील के किले को कब ढाया गया? तो कौन सी आ जाएगी हम डेट उसकी आंसर में? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को बास्तील का किला ढहा दिया गया। समाप्त, उसे खत्म कर दिया। अब उसके जो, अब कोई भी चीज आप अगर उसको खत्म करेंगे, बिगाड़ेंगे या तोड़ेंगे तो उसके कुछ अवशेष तो बचते ही हैं। उन अवशेषों को ऐसे लोगों को दे दिया जो स्मृति चिन्ह के रूप में उसको सजोना चाहते थे। ऐसे लोगों को बेच दिया गया, बोली लगा दी। जैसे आपने देखा कुछ महापुरुष हो या किसी राजा का प्रयोग किया गया सामान, तो आप कभी जाते हैं संग्रहालय अगर हम देखते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, तो वहां पर आपको बताया जाता है ये उस राजा की तलवार है, ये उस राजा का बिस्तर है, या ये उस राजा का ढाल है, जब युद्ध में भूमि में उतरता तो ये इस ढाल का प्रयोग करता है। ये सारी चीजें रखी होती हैं। तो उसी प्रकार से कुछ लोगों पर ऐसे शौक भी होते हैं जो ऐसे चीजों को इकट्ठा करते हैं। देखा होगा बहुत लोग कहते हैं ना, ये बहुत ही पुरानी पुरानी गाड़ियां लेके आते हैं, वो कहते हैं भाई ये उस गाड़ी का ये इतना पुराना मॉडल है। तो उन लोगों को, कुछ लोगों के अंदर ऐसी चाहत होती है कि हम पुरानी से पुरानी वस्तु को अपने पास रख सकें, ना, ऐसे बोलते हैं एंटीक पीस रखते हैं। ऐसे ही कुछ लोग थे जिनको, जो बाद में ये दिखाना चाहते होंगे कि देखो जब बास्तील का दुर्ग ढाया गया था तो बास्तील की जेल की जो सलाखें थी वो मेरे पास थी, या बास्तील के दुर्ग में जो एक दरवाजा लगा हुआ था वो मेरे पास है। इस तरीके से के जो लोगों की चाहत रही होगी उनको ये प्रदान कर दिए गए, दे दिए गए। अब ये पेरिस शहर से ये क्रांति गांवों की ओर फैलना प्रारंभ हुआ, गांवों की ओर इसका विस्तार हुआ, और गांवों से विस्तार होते होते ये अपने चरम पर पहुंची, और चरम पर पहुंचने के बाद इस क्रांति का अंत तभी हुआ जब वहां के राजा को फांसी दे दी। ये तो आपको पहले चैप्टर की हमने थोड़ी सी स्टोरी सुना दी। तो पहला पेज आप देखेंगे, उस पर जो लिखा हुआ है उस स्टोरी के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पलटेंगे, है ना, उसमें पहुंचेंगे तो वहां आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं कि 1774 ईस्वी में बोरबोन वंश का लुई 16वां सम्राट बना। अब थोड़ा सा, ये तो एक ट्रेलर था जो हमने अभी तक बताया। अब यहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है। जब देखो कि ट्रेलर होता है तो ट्रेलर तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब उसमें मुख्य मुख्य सीन दिखा दिए जाते हैं किसी भी फिल्म के। लेकिन फिल्म क्या होती है, एक निश्चित समय सीमा से प्रारंभ होती है और वो हल्के हल्के आगे बढ़ते हुए अपने चरम पर पहुंचती है और फिर उसका अंत होता है। तो ऐसे ही हम अपने चैप्टर को प्रारंभ करेंगे। तो कहानी स्टार्ट होती है यहां से कि 1774 ईस्वी में, ठीक, तब 1774 में एक राजवंश था फ्रांस में, बोरबोन राजवंश। कौन सा था? बोरबोन राजवंश। ये राजवंश होते हैं जैसे हमारे भारत में आपने बहुत ज्यादा राजवंश सुने होंगे, है ना, कि ये दिल्ली सल्तनत वाले हो गए, ये मुगल काल हो गया, या ये गुप्त काल हो गया, ये मौर्य काल हो गया। तो ये सब क्या है? एक तरीके से राजवंश होते थे, ठीक।
तो ऐसे ही एक राजवंश था बोरबोन राजवंश, उसका लुई 16वां सम्राट बना। अब लुई 16वां जब सम्राट बना और उस समय उसकी आयु मात्र 20 वर्ष हुआ करती थी। कितने वर्ष थी? 20 वर्ष की आयु थी मात्र, बड़ा ही युवा था। अब राजवंश चल रहा था, राजाओं का समय था, इनको विशेष अधिकार प्राप्त होते, राजाओं को निरंकुश थे, निरंकुश थे, इसीलिए इनके यहाँ पर क्या होता था, राजा वंशानुगत बनते थे। इनके पिता राजा, इसलिए इनके पुत्र राजा बन गए। नहीं तो 20 साल की उम्र में तो आप संघर्ष करते ही रह जाएंगे, ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे होंगे और उसके बाद तो नौकरी ढूंढते होंगे ही साथ में। और ये देखो 20 वर्ष में राजा, विवाह भी कर लिया। विवाह किससे किया? ये थी मेरी एंटोइनेट, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। कहां की राजकुमारी थी ये? ऑस्ट्रिया। राजा थे, शादी भी किससे होगी? राजकुमारी से। मेरी एंटोइनेट का नाम याद कर लीजिएगा या अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगर आप पुस्तक लेकर के बैठे हैं तो मेरी एंटोइनेट के नाम के नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये प्रश्न पूछा जाएगा कि लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था। ये पूछा जाएगा लुई 16वां की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? क्या बताएंगे आप लोग? ऑस्ट्रिया की थी। कहाँ की थी? ऑस्ट्रिया। लुई 16वां कितने वर्ष में राजा बना? 20 वर्ष। आंसर क्या देंगे? 20 वर्ष। इनका विवाह हो गया। अब ये जो राजा थे, राजाओं का क्या होता? कभी पैसा खुद तो कमाना पड़ता नहीं, जनता से टैक्स वसूलते थे और जनता से जो टैक्स मिलता था उससे अय्याशियां करते थे। कहते ना, जब खुद पैसा कमाओगे तब पता चलेगा पैसे की कीमत क्या होती है। फ्री में तो पैसा मिलता है तो हर कोई लुटाएगा। तो ऐसे ही लुई 16वां के समय भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची थी। और दूसरा, वर्साय का एक महल था। किसका? वर्साय का महल। एक महल बनाया गया था। इस महल में सारी शान शौकत चाहिए थी। इस महल की भव्यता देखने लायक हुआ करती थी। लुई 16वां इसमें जाकर के खूब ऐशो आराम करता था। अब महल जितना भव्य होगा, जितने उसमें ऐशो आराम की वस्तुएं होंगी, तो उसके रख रखाव से लेकर के उसकी सजावट में बहुत सारा धन भी खर्च होगा। इसीलिए वर्साय के महल पर एक बड़ा राजा के राजकोष का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है। और जनता यहां की सब कुछ देख रही थी। देखते देखते एक दिन क्रांति कर दी भैया, कब तक जनता सहन करती थी? तो अंत में उनके पास क्रांति का ही विकल्प बचा। आगे देखेंगे वर्साय के महल की फिजूल खर्चियां और जो फ्रांस का एक दुश्मन देश था उस समय यूरोप में, उस देश का नाम था इंग्लैंड या ब्रिटेन। ब्रिटेन से हम सब बहुत ज्यादा परिचित हैं क्योंकि ब्रिटेन ने भारत में भी उपनिवेश बना रखे थे। हमको 200 साल तक गुलाम रखा ब्रिटेन ने और 1947 में हम आजाद हुए ब्रिटेन से।
तो ब्रिटेन से ज्यादा कौन, मतलब हमसे ज्यादा ब्रिटेन को तो कोई जानता नहीं होगा, क्योंकि लंबा वक्त हमने ब्रिटेन के साथ साथ बिताया। अंग्रेज हमारे यहाँ बहुत लंबे समय तक रहे और उन्हीं की देन अंग्रेजी यहाँ छोड़ गए। बाद में हम देखते हैं जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के उपनिवेश अमेरिका में थे, अमेरिका को भी उसने अपना उपनिवेश बना रखा था। तो अमेरिका में क्रांति हुई और उस अमेरिका की क्रांति को जो सपोर्ट किया वो किसने किया? फ्रांसीसी सरकार ने। किसने किया? फ्रांसीसी सरकार ने वहां के अमेरिका की क्रांति को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और फ्रांस दोनों का साझा दुश्मन था एक ब्रिटेन, इसलिए फ्रांसीसी सरकार ने अमेरिका को क्रांति में मदद की ब्रिटेन के विरुद्ध। अब मदद कोई फ्री में तो हो नहीं जाती, उसके लिए क्या आएगा? धन की आवश्यकता होगी। आप तो देखो इन लोगों ने क्या किया, उनको अमेरिका के सैनिकों को हथियार दिए, मतलब जो क्रांतिकारी थे वहां के, अन्य साधन दिए, भोजन दिया, सब चीजों का प्रबंध किया। तो उसमें भी फ्रांस के राजकोष का एक बड़ा हिस्सा खर्च हो गया। ये सारी स्थितियां लगातार बन रही थी। अब जो फ्रांस था, फ्रांस की सरकार पे 2 अरब लिब्रे का, कितने का? 2 अरब लिब्रे का पहले से ही कर्ज था। और जब इन्होंने अमेरिका का साथ दिया, अमेरिका की क्रांति को सपोर्ट किया, तो उसके बाद 10 अरब लिब्रे का कर्ज इनके ऊपर और बढ़ गया। अब इनके ऊपर कर्जा 12 लिब्रे से ऊपर पहुंच चुका था, 12 अरब लिब्रे। लिब्रे, आप सोच रहे हो लिब्रे क्या है? तो जैसे हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। तो ऐसे ही उस समय फ्रांस की मुद्रा थी, वो लिब्रे के नाम से जानी जाती। अब जब बहुत ज्यादा कर्ज फ्रांस की सरकार पे बढ़ गया, मतलब फ्रांस सरकार से मतलब फ्रांस के सम्राट के ऊपर,